एक्चुअली एलॉन मस्क ने एक ट्वीट किया कि साहब ईवीएम हैक हो सकती है, और ये उन्होंने अमेरिका के लिहाज से किया। तो हमारे यहाँ जो राजीव चंद्रशेखर पहले आईटी मिनिस्टर थे, उन्होंने उनका बहुत माकूल जवाब दिया। बहुत सिंपल लाइन में समझ लीजिए, एक बार के लिए हमेशा के लिए ईवीएम विवाद खत्म हो जाएगा। जो अमेरिका में ईवीएम है वो इसलिए है कि अमेरिकन अलग अलग जगहों से उसमें वोट डाल सके। इसकी वजह से वो इंटरनेट से कनेक्टेड है। अब जब इंटरनेट पे कोई चीज कनेक्टेड होगी तो जाहिर सी बात है उसमें साइबर अटैक होते हैं, आपको मालूम है। साइबर अटैक होगा, कोई चीज हैक हो जाती, कोई नहीं हैक होती। कभी कभी आपने देखा पेंटागन जैसी व्यवस्था भी हैक हो जाती है। बड़ी बड़ी सिक्योरिटी जो फर्म्स होती है वो भी हैक हो जाती है। इसके लिहाज से एलॉन मस्क ने कहा, एलॉन मस्क का बात थी इंटरनेट से जुड़े हुए अमेरिकन ईवीएम पे। हमारा जो ईवीएम है वो किसी नेटवर्क से जुड़ा नहीं है। उसको इस तरह समझिए, जो मैंने ट्वीट किया है, मैंने ट्वीट किया है कि साहब ये आपकी मेज पर रखे हुए एक कैलकुलेटर, आपके दफ्तर में रखे एक पुराने टाइपराइटर के समान। इसमें अगर आपको कुछ करना है तो इसे आपको अपनी उंगली से अपने हाथ से छूना होगा, क्योंकि आपका जो कैलकुलेटर है, जो आपका टाइपराइटर है, वो आपके कंप्यूटर की तरह नहीं, उसका कहीं कनेक्शन नहीं है। अगर आपको टाइपराइटर में कुछ टाइप करना है, सही गलत उल्टा सीधा, तो आपको अपनी उंगलियां उस पर चलानी होंगी। अगर आपको अपने कैलकुलेटर पे कुछ करना है तो आपको अपनी उंगलियां उस पर चलानी होंगी। ये इस तरह की चीज है, ये कहीं बाहर से, इसमें कोई कनेक्शन नहीं, कोई कनेक्शन नहीं। तो बात वो कर रहे थे अमेरिका की, राजीव चंद्रशेखर ने उनको माकूल जवाब भी दे दिया, बात खत्म हो गई। लेकिन अखिलेश यादव से लेकर राहुल गांधी तक को एक मुद्दा मिल गया, तो फिर ये साहब ईवीएम ईवीएम चिल्लाने लगे। अभी ईवीएम चिल्ला के ये बता रहे हैं कि साहब ईवीएम नहीं होती तो हम 300 सीट अकेले ले आए होते। अब इसका, इस पागल जैसी बातों का मतलब, पागल तो क्या, मैं क्या बोलूं इसका, इसका मैं क्या जवाब दूं, मेरी समझ नहीं आता। अच्छा देखें, ये टेक्नोलॉजी है। आप अमेरिका के चुनाव से इसका, अ, अमेरिका की जो कुल जनसंख्या है उसका 3 गुना हमारा वोटर है। फिर से सुन लें, अमेरिका की जो कुल जनसंख्या है उसका 3 गुना हमारा वोटर है। तो आप क्या, कोई कंपैरिजन, एप्पल्स एंड ऑरेंजेस, कोई कोई कंपैरिजन हो नहीं सकता। लेकिन ठीक है, कह रहे हो, कह रहे हैं, अच्छा देखें क्या इसलिए रहे हैं कि वो अभी तक ये नहीं बता पाए हैं कि वो इस्तीफा वायनाड से देंगे कि रायबरेली से। वो अभी तक ये नहीं बता पाए कि कौन सी सीट वो रखेंगे। वो अभी तक ये नहीं बता पाए कि जहां से वो इस्तीफा देंगे वहां से प्रियंका गांधी लड़ेंगी या कोई और लड़ेगा। वो अभी तक कह रहे हैं कि प्रियंका गांधी लड़ी होती तो मोदी हार जाते, लेकिन प्रियंका गांधी को लड़ाने के लिए वो तैयार नहीं कर पाए हैं। वो अभी तक ये नहीं बता पाए हैं कि वो नेता विपक्ष का पद जिसके लिए वो 10 साल तक छाती पीट रहे थे, वो नेता विपक्ष का पद आज जब विपक्ष उनको ऑफर कर रहा है तो उसको लेंगे कि नहीं लेंगे, वो ये भी नहीं तय कर पाए। जो फैसले उन्हें करने हैं वो नहीं कर पा रहे। तो कभी जाके कहने लगते हैं केरल में कि अगर नरेंद्र मोदी अमित शाह आ गए तुमको डोसा और इडली सांभर नहीं खाने देंगे, तुमको तमिल नहीं बोलने देंगे, तुमको मलयालम नहीं बोलने देंगे, तुमको दाल चावल खिलाएंगे। अब ये कभी इस तरह की बेहूदी बात है, और कभी वो ईवीएम ब्लैक बॉक्स है वगैरह वगैरह कुछ भी कहने लगते हैं। जबकि अभी देखिए आपने, हमारे जो मुख्य चुनाव आयुक्त थे, जब उन्होंने चुनाव के बाद एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी तो उन्होंने कहा था मुझे उम्मीद है कि आज आप लोग की प्रॉब्लम सॉल्व हो गई होगी, अब आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। तब कोई नहीं बोला। अब वो इलॉन मस्क ने, अब वो बात कर रहे हैं चांद की, तुम बात कर रहे हो जुपिटर की, कहीं क्या बोल रहे हो भाई। हाँ वो बोल रहे हैं अमेरिकन उसके लिए, आप यहाँ के लिए टेक्नोलॉजी का। अखिलेश यादव कह रहे हैं कि साहब नहीं, टेक्नोलॉजी में ऐसा होता है, टेक्नोलॉजी में, अरे भैया टेक्नोलॉजी में क्या होता है ये सब, हम देखिए ये सब दोगलापन मुझे पसंद नहीं आता। आप मुझे बताएं, मुलायम सिंह यादव ने उत्तर प्रदेश में कंप्यूटर नहीं आने दिए थे, का कंप्यूटर नहीं, अंग्रेजी की शिक्षा नहीं आने दी थी। तो जिन मुलायम सिंह यादव ने उत्तर प्रदेश में अंग्रेजी और कंप्यूटर का विरोध किया था, उन्होंने अपने लड़की को तकनीकी शिक्षा लेने के लिए अमेरिका भेज दिया, ऑस्ट्रेलिया भेज दिया। फिर से आप सुने, जैसे मैं कह रहा हूं ना, बाकी इन मुलायम सिंह यादव ने उत्तर प्रदेश में अंग्रेजी और कंप्यूटर पढ़ाए जाने का विरोध किया था, और अपने लड़के को कंप्यूटर और अंग्रेजी पढ़ने के लिए ऑस्ट्रेलिया भेज दिया। वामपंथियों को देख लीजिए आप, इन्होंने सिलाई मशीन का विरोध किया था ओंकार जी, कि सिलाई मशीन आ जाएगी कि तो कामगारों के हाथ से। अब सोच के देखे, और ये मैं भारतीय वामपंथियों के अकेले बात नहीं कर रहा हूं, पूरे दुनिया के वामपंथियों ने इसका विरोध किया था। लेकिन उनका, आप अगर आप दोगलापन देखें, आप उनको देखें, वो प्रकाश कारात को, तो आप देखें उनका, उनकी जो बिटिया है वो अमेरिका में पढ़ा रही। तो आप जल जंगल जमीन की लड़ाई लड़ रहे हैं, और बिटिया पूंजीवाद के खिलाफ आप नारा बुलंद कर रहे हैं, और बिटिया आपकी, सॉरी अमेरिका ने, इंग्लैंड में पढ़ा रही, एडिनबर्ग में पढ़ा रही है। तो आपकी बिटिया जाके पूंजीवादी देशों में करोड़ों डॉलर कमा रही है, और आप यहाँ जल जंगल जमीन की लड़ाई, किसको बेवकूफ बना रहे हो मियाँ, किसे बेवकूफ बना रहे हो। सिलाई मशीन का विरोध करने वाले, अंग्रेजी का विरोध करने वाले, कंप्यूटर का विरोध करने वाले, और अपने बच्चों को विदेश में पढ़ाने वाले, ये जो दोगली मानसिकता है, ये उसी का आपको वो नजर आ रहा है। अच्छा तीसरी बात, फाइनली राहुल गांधी को क्या समझ में आ गया साहब, कि हमने बहुत बड़ा तीर मार दिया। जब वो जो 55 चुनाव हार के लगातार बैठे हैं,
उसके बाद भी लोग उन्हें समझाते हैं कि साहब आप इस दुनिया की आखिरी उम्मीद है। अब उनको 99 सीट आ गई। 99 सीट बड़ी बात थी, नरेंद्र मोदी को क्लियर बहुमत नहीं मिला। उनको लग रहा है हमने बहुत बड़ा तीर मार दिया। अब वो इस तरह की बातें कर रहे हैं, प्रियंका लड़ गई होती तो मोदी, अरे भैया प्रियंका को लड़ने में किसने रोका था? मोदी जी ने रोका था कि मत लड़ो। क्यों नहीं लड़ गई प्रियंका? अब क्यों नहीं लड़ जा रही है प्रियंका? तो ये सब बड़ी अजीब अजीबोगरीब बातें हैं। और चूंकि जो मुद्दे की बात है वो कर नहीं रहे हो यार, कि दो में से कौन सी सीट से इस्तीफा दोगे, दूसरी सीट पे किसको लड़ाओगे, नेता विपक्ष बनोगे या नहीं बनोगे? तो तुम इडली डोसा सांभर चटनी अंग्रेजी तमिल मलयालम ईवीएम इस सब पे इनका अभी तक वही ऐसे अभी चुनावी मोड जारी है। ओंकार जी, मैंने इसलिए इस पूरे मामले को जिस तरीके से ये लोग उठा रहे हैं, ब्लैक बॉक्स बता रहे हैं, इसलिए बहुत गंभीर बताया है। और कहीं कोई बड़ी साजिश तो नहीं रच रहे हैं, इसलिए क्योंकि मुंबई के अखबार में एक ये खबर छपती है जिस पर तमाम तरह के मतलब सवाल खड़े करते हुए ये तक कह दिया गया कि साहब एक ओटीपी आया। और ये देखिए रवीश कुमार ने क्या लिखा है उसी इसके लिए कटिंग पर। रवीश कुमार के खिलाफ मुकदमा होना चाहिए इसको शेयर करने के लिए। कोई अनलॉक पिन नहीं है ईवीएम में, चुनाव आयोग साफ बता चुका है। इसके लिए इन सब के खिलाफ मुकदमा होना चाहिए। इन सब पे देशद्रोह लगना चाहिए। इतना इतना घटिया काम है। या तो ये साबित करें कि वहां पे कोई ओटीपी है ऐसा, और नहीं तो सुप्रिया शिंदे से लेकर रवीश कुमार तक सब पे देशद्रोह का मुकदमा चले। अब ये देखिए किस किस तरह के ट्वीट किए गए हैं, किस तरह के बयान दिए गए हैं। एक ये कांग्रेस का प्रवक्ता है सुरेंद्र राजपूत, ईवीएम पर राष्ट्रीय और इंटरनेशनली जो सवाल उठ रहे हैं, भाजपा सरकार चुनाव आयोग उस पर जवाब क्यों नहीं दे रहा है, ये दोनों डिनायल मोड पर क्यों है, छुपाना क्या चाह रहे हैं। और ये देखिए कांग्रेस का बयान आ गया था, ईवीएम से जुड़ा एक गंभीर मामला सामने आया है। मुंबई में डीएनए के कैंडिडेट रविंद्र वायकार के रिश्तेदार का मोबाइल फोन ईवीएम से जुड़ा था। एनडीए के इस कैंडिडेट की जीत सिर्फ 48 वोटों से हुई है। ऐसे में सवाल है कि आखिर एनडीए के कैंडिडेट के रिश्तेदार का मोबाइल ईवीएम से क्यों जुड़ा था? जहां वोटों की गिनती हो रही थी वहां मोबाइल फोन कैसे पहुंचा? इस तरह के सवाल। और एक और देखिए, ये अशोक बुद्धा करके है, कह रहा है 2024 लोकसभा चुनाव खत्म, परिणाम इंडिया 235, एनडीए 292, अन्य 16। यदि चुनाव आयोग ईमानदार होता और 2 करोड़ वोट नहीं बढ़ाए होते तो परिणाम होता इंडिया 355, एनडीए 169, बीजेपी 117, अन्य 19। यदि ईवीएम और वीवीपैट ने से ना होकर बैलेट पेपर से चुनाव होता तो परिणाम होता इंडिया 427, एनडीए 92, बीजेपी 37, अन्य 24। अब इस तरह के जो बेहुदा ट्वीट आ रहे हैं। और एक और देख लीजिए, ये मैं दिखाऊं आपको, जी हाँ, ये विनोद कापड़ी का है। ये भारत के इतिहास की पिछले 20 साल की सबसे बड़ी खबर है। लोकतंत्र की हत्या करने वाली इस खबर से एक एक भारतीय को चिंतित होने की जरूरत है। इस खबर का तुरंत सुप्रीम कोर्ट को संज्ञान लेना चाहिए। इस खबर को एक एक पत्रकार को लगातार कवर करना चाहिए। इस खबर के बाद चुनाव आयोग को सुप्रीम कोर्ट को समन करना चाहिए। ये जो एकदम माहौल क्रिएट किया गया है अनुपम जी, इसको हल्के में नहीं लिया जाना चाहिए। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, इन सब के खिलाफ मुकदमे कायम होने चाहिए, इनको गिरफ्तार किया जाना चाहिए। नहीं देखिए, मैं पहले बता दूं मामला क्या है, पहले इसको आप समझ लें मामला क्या है। मतलब ये इतना ज्यादा एक मैं बड़ा मुझे समझ नहीं आता कैसे समझे। ईवीएम को लेके नहीं मामला, जो आर्टिकल दिखाया गया है, जो आर्टिकल छपा है टाइम्स ऑफ इंडिया में, उस आर्टिकल में लिखा है, उस आर्टिकल में लिखा है कि ईवीएम के बारे में बात नहीं हो रही है, बात हो रही है ईटीपीबीएस, यानी इलेक्ट्रॉनिकली ट्रांसमिटेड पोस्टल बैलेट सिस्टम। ये पोस्टल बैलेट सिस्टम का है, उसकी एटीएम की, अरे बाप रे। लेकिन उन्होंने हेडिंग गलत दी, अखबार ने हेडिंग गलत दी। दिक्कत आई जब राजदीप सरदेसाई जैसे बड़ा पत्रकार ने इसको शेयर कर दिया। राजदीप ने पूरा आर्टिकल पढ़ा भी नहीं। इसका मतलब देखिए, राजदीप ने, मैं आपको आर्टिकल पढ़ के सुनाता हूं। मतलब ये लिख रहा है, पुलिस फाउंड एन इलेक्ट्रॉनिकली ट्रांसमिटेड पोस्टल बैलेट सिस्टम फॉर सर्विस वोटर which is also used after using EVM machines to unlock the postal ballot system. गौरव used his mobile number करके कोई मोबाइल फोन है। They are talking about postal ballot. आप इसको ईवीएम से कैसे जोड़ दिया? राजदीप जैसे पत्रकार ने used after using EVM machines to unlock the postal ballot system. गौरव used his mobile number करके कोई मोबाइल फोन है। They are talking about postal ballot.
आप उसको ईवीएम से कैसे जोड़ दिया? राजदीप जैसे पत्रकार ने बिना आर्टिकल पढ़े उसको शेयर कर दिया। आप सोचें, बिना आपने आर्टिकल पढ़े उसको शेयर कर दिया। आर्टिकल पढ़ें, ये आर्टिकल आप इसका लिंक दें अपने उसमें वीडियो में, लोगों को दिखाएं ये आर्टिकल क्या है। लेकिन आर्टिकल की भी गलती है। उन्होंने देखे अंदर तो पोस्टल बैलेट की बात की है, अंदर पोस्टल बैलेट की बात की है, लेकिन इन्होंने हेडिंग दे दिया ईवीएम की, हेडिंग दे दिया इन्होंने ईवीएम की। ये देखिए, अनलॉक्स ईवीएम। अब आप सोचिए, अब ऐसा होता है आर्टिकल किसी और ने लिखा, अब कोई मेज पे, जो आप डेस्क समझते हैं, बहुत दर्शक डेस्क नहीं समझते होंगे, पुराने प्रिंट उसमें जो होता था, डेस्क पे कोई सब एडिटर बैठा है, उसने हेडिंग दूसरी दे दी, उसने हेडिंग दे दी ईवीएम की। आर्टिकल है पोस्टल बैलेट के बारे में, उसने हेडिंग दे दिया ईवीएम की। अब बताएं इसे क्या किया जाए? अभी अब अभी देखिए, सुप्रिया श्रीनेत वगैरह तो उनको तो कुछ कहना ही बेकार है। आप जरा इनका भी देख लीजिए। मुंबई की उत्तर पश्चिम सीट पर एनडीए प्रत्याशी रविंद्र वायकर सिर्फ 48 वोटों से जीते। अब पता चला उनके रिश्तेदार का मोबाइल फोन ईवीएम से जुड़ा था। इसी फोन पर ओटीपी आया, जिससे ईवीएम अनलॉक हुई। अब सवाल है, आखिर एनडीए के कैंडिडेट के रिश्तेदार का मोबाइल ईवीएम से क्यों जुड़ा था? जहां वोटों की गिनती हो रही थी, मोबाइल फोन कैसे पहुंचा? चुनाव आयोग को स्पष्टीकरण देना चाहिए। मुझे ये समझ में नहीं आती है कि ये मंदबुद्धि हैं या साजिश रच रहे हैं, या इनको पता नहीं है कि ईवीएम से किसी भी तरह का कोई मोबाइल, कोई इंटरनेट, कोई ब्लूटूथ कुछ जुड़ ही नहीं सकता है। फिर क्यों ये अफवाह उड़ा रहे हैं? ये चुनाव आयोग की तरफ से स्पष्ट किया गया और ये कहा गया इसमें कि ईवीएम की फर्जी खबर छापने वाले पत्रकार को चुनाव आयोग ने खबर छापने से पहले बताया था ओटीपी से नहीं खुलती ईवीएम, फिर भी उसने अपना एजेंडा लागू करने के लिए फर्जी खबरें छापी। अब चुनाव आयोग ने कानूनी तौर पर उन्हें अफवाह फैलाने वाला नोटिस भेजा है। विडंबना यह है कि चुनाव आयोग का यह पक्ष मीडिया जनता को बताने को तैयार नहीं है। कांग्रेस जानबूझ करके इस मामले देखिए में साहब, ये सब ऐसे नहीं चलेगा, ऐसे नहीं चलेगा। आपको इनके खिलाफ मुकदमे करने पड़ेंगे। अजीत भारती के खिलाफ अगर एक फर्जी मुकदमा हो सकता है, तो ये मुकदमे क्यों नहीं हो रहे? आपको इनके खिलाफ मुकदमा करना होगा, आपको कोर्ट से कहना होगा इसको तेजी से हैंडल करें। और ये पूरे देश की लोकतांत्रिक व्यवस्था को डैमेज करने का एक षड्यंत्र है। डेमोक्रेसी से ही आपको बता रहे हैं कि विश्वास उठा देने का एक षड्यंत्र है। एकदम साफ आर्टिकल में लिखा हुआ है कि पोस्टल बैलेट के बारे में है। पहले आर्टिकल उसकी हेडिंग गलत छापता है, फिर राजदीप सरदेसाई जैसे बड़े पत्रकार बिना आर्टिकल को पढ़े शेयर कर देते हैं। सुप्रिया श्रीनेत वगैरह से मुझे कोई शिकायत नहीं है, इनके वैसे भी 10 में से 9 ट्वीट फर्जी होते हैं, ये कुछ भी बोलती रहती है, इनका कोई मतलब नहीं है। लेकिन इन लोगों पर मुकदमा होना चाहिए, खास तौर से पत्रकारों का। मैं आपको और दर्शक